Hello everyone. So in this video I'm going to cover इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक। और ये है ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो तो कवर किया है, बट ये देखो बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा। और जितना हम लोग को ज़रूरी है प्रीलिम्स पॉइंट से उतना ही इसमें हम लोग कवर करेंगे, और वो भी हम लोग कवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। ठीक है। सो चलो देखते हैं। और इसमें देखो जितने जो जो मैं बोलूँगा, ठीक है, कुछ वो भी सुनना है, क्योंकि इंडेक्स में ओवरऑल लिखना पॉसिबल नहीं है। बट ट्राई टू लिसन कामली, एंड इफ़ यू हैव डन ऑलरेडी सो ट्राई टू रिकॉल, और सोचो कि एज अ रिविज़न कर रहे हैं। ठीक है। सो चलो ठीक है। तो देखो एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। अभी ये हम लोग का वीडियो है केवल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है। चलो ठीक है। देखो ये यूएनजीए ने क्या किया था अभी कि पैलेस्टीनियन जो पैलेस्टीन है बेसिकली उसको एक तरह से मेंबरशिप, फुल मेंबरशिप रिकॉग्नाइज करने के लिए ये इसमें रखा है। ठीक है। सो इस कारण से न्यूज में था। बट देखो यहाँ पे ये है कि ये इसको फुल मेंबरशिप तो नहीं मिला, बट क्या हुआ कि इसको एक तरह से क्वालिफाइड किया गया है टू ज्वाइन इट्स एज अ मेंबर। ठीक है। सो ये यहाँ से हम लोग को जानना था। और अगर हम लोग बात करते हैं इसका स्टैटिक पॉइंट को बारे में, ठीक है, सेकेंड। तो देखो जैसे क्या है कि यूएन का मेंबर ज्वाइन करने के लिए फ़लस्तीन को इसमें इनवाइट किया गया। ठीक है। रिकॉग्नाइज़ किया गया कि ये कभी भी कर सकता है ज्वाइन। इसमें क्या होता है कि इसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है, और अप्रूवल चाहिए होता है कि 15 आउट ऑफ 9 जो है ना इसके बेसिकली इसमें अफर्मेटिव एक्शन लेना होता है। ठीक है। इसको अफर्म करेंगे ऑल अदर परमानेंट जो इसके हैं। ठीक है। जिसको कि हम लोग P5 मेंबर बोलते हैं। तभी जा कर के इसमें जो भी कंट्री है उसको शामिल किया जाएगा। सो P5 मेंबर कंट्री कौन कौन है? सो यू नो वेरी वेल कि जितने डेवलप्ड कंट्री में है, लाइक चाइना हो गया। चाइना तो खुद को डेवलप्ड बोलता नहीं है, बट चाइना है इसमें। रसिया है, ठीक है, फ्रांस है, और इसके बाद यूके हो जाएगा। ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक यूएस है। ठीक है। सो ये सारे जो है ना ये P5 कंट्री में आ जाते हैं। ठीक है। तो चलो ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग बात करते हैं इसका जेनेसिस का, तो ये बेसिकली 1945 में ये लाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें 193 यूएन मेंबर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो इतना हमारे लिए यहाँ से जानना ज़रूरी है। और इसमें चलो ठीक है। यूएनजीए बेसिकली एक एपेक्स एजेंसी है। ठीक है। अंडर दी बेसिकली ये यूनाइटेड नेशंस का ब्रांच है। ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा यूएनएससी सिक्योरिटी के बारे में। तो ये इसी का ब्रांच है। ठीक है। यूएनएससी इसी के अंदर में आ जाता है। और यूएनएससी ये किसके लिए ये क्या करता है? तो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस को इस्टेब्लिश करने का काम करता है। ठीक है। करता है नहीं, बट करने का काम करता है। और इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी 1945 में ही इस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें अभी अभी ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसने कुछ ऐसे मेंबर को एज अ नॉन परमानेंट मेंबर डिक्लेयर किया है। ठीक है। इस कारण से था। तो वो कौन कौन से नॉन परमानेंट मेंबर हो गए हैं? तो ये डेनमार्क है, ग्रीस है, ठीक है, ग्रीस है, डेनमार्क है, पाकिस्तान है, ठीक है, और पनामा है। ठीक है। पनामा कैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार में न्यूज में भी रहा है। डेरन गैप न्यूज में रहा है। सोमालिया भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है। सो ग्रीस, डेनमार्क, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया को शामिल किया गया था इसमें। ठीक है। 2 ईयर्स टर्म के लिए। तो इस कारण से न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट था, यूएनएससी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। और अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ऐसे 15 मेंबर्स इसमें कंपोजिशन देखने को मिलते हैं। ठीक है। और इसमें वैसे जो 5 परमानेंट मेंबर जो हैं, जो जिसको भी हम लोगों ने देखा, उनको वीटो मिला हुआ है। ठीक है। वो वीटो एंजॉय करते हैं। और इतना, बस इतना है। नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं। ठीक है। तो ये आपको माइंड में रख लेना है। चलो ठीक है। अब देखते हैं इसका कुछ एक इनिशिएटिव है। ठीक है। इनिशिएटिव क्या है यूएनजीए का? बेसिकली यूएनजीए के अंदर जो यूएनएससी एक तरह से है, तो इसका क्या है? एक है इनिशिएटिव है, प्लेज इनिशिएटिव करके है, कॉमन प्लेज इनिशिएटिव। ठीक है। कॉमन प्लेज इनिशिएटिव, ये आपको ध्यान रख लेना है। कॉमन प्लेज इनिशिएटिव क्या करता है कि ये बेसिकली किस तरह से पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है। ठीक है। और ये सारा इसका काम है। और चलो ठीक है। तो इतना ही, बस इतना हम लोग को इसमें देखना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूएन पीस कीपर। ठीक है। ये ध्यान रख लेना है। यूएन पीस कीपर जो है ना बेसिकली ये भी किस तरह से अलग अलग जो कंट्री हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने फोर्सेस को डिप्लॉय करते हैं यूएन पीस कीपर के तौर पे। ठीक है। इंडिया ने अभी क्या किया था कि यहाँ की वीमेन फोर्सेस को डिप्लॉय किया था, इस कारण से न्यूज में था। ठीक है। और कहाँ पे किया था वीमेन फोर्सेस को? तो लाइबेरिया में किया था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो इस कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है यूएन पीस कीपिंग। ठीक है। पीस कीपर। तो चलो ठीक है। और इसका काम क्या है बेसिकली? तो वही कॉमन सी चीज़ है कि जितने भी ऐसे
तो देखो, ये जो पीस कीपर जो लाइब्रेरिया में भेजा थे तो बहुत पहले भेजा था, बट अभी न्यूज़ में क्यों था, एक एक FOF करके है ना, सॉरी GOF करके, ठीक है। सो GOF करके एक ग्रुपिंग है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स करके। सो इन्होंने क्या किया कि जितने भी ऐसे रिकॉर्ड्स हैं पीस कीपिंग को लेकर के, जो क्राइम के अगेंस्ट जितने भी रिकॉर्ड हैं, उसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए ना एक डेटाबेस जो डिज़ाइन किया गया है, इसको रिकॉर्ड को, क्राइम के रिकॉर्ड को रखने के लिए। तो इस कारण से ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो बस इतना ही ये है। बट इसके इसके बारे में जान लो कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, ठीक है। सो ये 1948 में इसका इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो 1948 में यूएन पीस कीपर का इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिला। उसके बाद क्या होता है कि इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि अभी हम लोग देखा कि जो कन्फ्लिक्टेड एरियाज़ होते हैं उधर ये असिस्ट करता है, लोगों को हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एक ब्लू हेलमेट करके आता है, ठीक है, ब्लू हेलमेट। तो ब्लू हेलमेट क्या होता है कि जो भी ऐसे यूएन पीस कीपर होते हैं ना, वो ब्लू हेलमेट पहनते हैं, ठीक है। सो उनको रखा गया है इसमें, वो बोला जाता है, ठीक है। जब इसका इमेज देखोगे तो वहाँ से आप और भी इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि लाइबेरिया में इंडिया ने भेजा था सबसे पहला वीमेन पीस कीपर को, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर बात करते हैं एक और चीज़, तो इंडिया जो है ना, इंडिया ये सबसे लार्जेस्ट शेयर करता है यूएन पीस कीपर में, ठीक है, फोर्सेस में, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। चलो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। जैसे ESCAP है, ठीक है, यहाँ पे देख पाओगे आप, UNESCAP, ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इन्होंने अभी क्या है कि एक रिपोर्ट रिलीज किया है, ठीक है, 2024 में। तो इस कारण से ये कब से है, तो 1947 से ही ये चलते आ रहा है, 47 से ही ये इशू कर रहा है रिपोर्ट को, ठीक है। इसका देखो, अगर हम लोग बात करते हैं ESCAP का, तो इसका हेड क्वार्टर देख लो। तो हेड क्वार्टर जो है ना, ये बेसिकली बैंकॉक थाईलैंड में है, ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में। सो इसका हेड क्वार्टर हो जाता है। तो ये चीज़ था, ये इस्टेब्लिशमेंट जैसे कि मैंने देखा कि 1947 में है, ठीक है। और इसको फिर से क्या था कि 1947 में कुछ और इसका नाम था, ठीक है, बस ऐसे ही था, इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया फार ईस्ट, बट इसका फिर से रीनेम किया गया था ESCAP इन 1976। बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ये ध्यान रख लो कि ये इसका हेड क्वार्टर और कब इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। कभी कभी फैक्ट पूछ लेता है ना, सो ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देख लो ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट क्यों था, क्योंकि इसका 60th एनिवर्सरी जो है ना अभी सेलिब्रेट किया गया था, इस कारण से न्यूज़ में था, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो इसका सबसे पहले ये जान लो कि हेड क्वार्टर है कहाँ, तो ये जेनेवा में देखने को मिलता है, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। और ये 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था, राइट, ये 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये भी है, क्यों, ये किसके लिए है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रेड को डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट में कैसे एक स्मूथली परफॉर्म करना है, उसके लिए लाया गया है। और देखो इसमें 195 कंट्रीज हैं, बट इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं। सो ऑब्वियस इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। सो ये ध्यान रख लो, इंडिया इसका मेंबर हो जाता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, बस इतना ही है। और इसमें और क्या जानना है, और कुछ नहीं। आगे चलते हैं, यूएन ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक है, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यूएन ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो इससे पहले एक और चीज़ इसके बारे में बता दें, UNESCAP में, तो इसमें क्या है ना, एक एजेंडा है, ठीक है, अदीस अबाबा एजेंडा करके, ठीक है, अदीस अबाबा एजेंडा। तो अदीस अबाबा एजेंडा 2015 का है। ये क्या करता है कि इम्प्लीमेंट करता है फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है। और डेटा मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल एनालिसिस सिस्टम हो गया, और ये इसका नाम ही दे दिया गया है, डेटा मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस सिस्टम प्रोग्राम, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है, इसी के अंदर में हो जाता है। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अंदर देख लिए, ठीक है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अंदर था ये। और UNESCAP हम लोग देखें बहुत अच्छे से, ये इसका बैंकॉक थाईलैंड में हेड क्वार्टर है, ठीक है। देखो यूनाइटेड नेशंस सप्लाई चेन, ठीक है, फोरम, इसके बारे में देख लेते हैं। सो ये क्या था कि अभी होस्ट किया गया था, ये कहाँ पे, तो बर्बादोस में, ठीक है। तो इस कारण से न्यूज में था, बर्बादोस में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये ध्यान रख लो कि किस तरह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन आता है, लाइक क्लाइमेट चेंजेस के कारण, जियोपॉलिटिक्स के कारण, ठीक है, टेंशंस के कारण, उसको कैसे स्मूथली टैकल करना है, इसके लिए ये लाया गया है। और फोकस एरिया क्या है, तो सप्लाई चेन को रेजिलियंस करना, ठीक है। और फिर स्मॉल आइलैंड जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, सीड्स कंट्रीज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, उनके प्रॉब्लम को, ये सारा चीज़ इसमें टैकल किया जाता है। अब चलो चलते हैं G4 कंट्री के बारे में देख लेते हैं। सो G4 नेशंस, तो अभी क्या था कि ये बेसिकली जो हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क में गया G4 नेशंस में मीट में, ठीक है। तो इस कारण से ये न्यूज़ में था।
तो ये इसका अगर बात करते हैं G4 नेशंस का, तो इसमें कौन कौन से हैं ये कंट्री ध्यान रख लेना हमारे लिए ज़रूरी है। कौन? क्योंकि देखो इसमें इंडिया है, ठीक है। सो इसमें ब्राज़ील देखने को मिलता है, ठीक है। एक सेकेंड, ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, और जापान हो गया। तो ये जो है ना, ये G4 नेशंस की कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखो। फिर ये क्या करता है, तो ये सपोर्ट करता है बेसिकली परमानेंट यूएनएससी सीट्स के लिए। जैसे क्या होता है ना कि अभी क्या है कि इंडिया को नहीं मिला है, ठीक है, बट चाहिए इंडिया को, और इसमें है कि नहीं ये हर किसी को मिलना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं, इनका एम है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली यूएनएससी में, और इसका काम क्या है G4 नेशन का, तो यूएनएससी में किस तरह से रिफॉर्म को लेकर के ये न्यूज़ में हमेशा से रहा है। तो यूएनएससी में रिफॉर्म के लिए ये पुशअप करते हैं G4 नेशंस मिल करके कि नहीं ये कुछ बदलाव होना चाहिए और भी कंट्री को ऐड होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल करके आता है। G4 नेशन रिक्वेस्ट करते हैं परमानेंट सीट के लिए, क्योंकि इनको इनको परमानेंट सीट तो मिला नहीं है यूएनएससी में, ठीक है। तो इस कारण से आपको ध्यान रख लेना है G4 नेशंस का ऑब्जेक्टिव। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये न्यूज़ में है, तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो यही जान लो कि ये बेसिकली ये न्यूज़ में किस कारण से रहा। तो ये 2023 में ही क्या था ना कि एक अरेस्ट वारंट अगेंस्ट जो रसिया और यूक्रेन वॉर में देखने को मिला था। तो रसिया प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू किया गया था आईसीसी के द्वारा, ठीक है। सो बस थोड़ा सा जानना जरूरी है। ये क्या है, ये फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट है, और बेसिकली ये इस्टेब्लिश किया गया था 1998 में, ठीक है। और फोर्स में कब आया था, तो 2002 में फोर्स में आया था। ये आपको ध्यान रख लेना है। इसमें क्या करता है कि कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ क्राइम है, लाइक जीनोसाइड हो गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, वॉर क्राइम हो गया, ये सारा चीज़ को टैकल करता है। इसमें 124 पार्टीज हैं, ठीक है। और इंडिया, इसराइल, तो देखो ठीक है, बाकी कितने पार्टी हैं उससे मतलब नहीं है, इंडिया है कि नहीं ये ध्यान रख लेना है। सो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, इंडिया मेंबर नहीं है। और कौन मेंबर नहीं है, तो इसराइल भी मेंबर नहीं है, चाइना भी मेंबर नहीं है, यूएस भी मेंबर नहीं है, रशिया भी मेंबर नहीं है। यू कैन सी जितने भी डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग मोस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं, वो उनमें से कोई भी इसका मेंबर नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली इसका जो डिसीजन होता है ना, ये इसका डिसीजन बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो इंडिया, यूएस, चाइना, रशिया, ये सब, इजराइल हो गया, ये इसके मेंबर नहीं है। तो ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ब्रिक्स अब देखते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, एक देखो ना इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि आईसीसी में एक आईसीसी होता है, ठीक है। आईसीसी बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो गया, और एक आईसीजे होता है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये दो चीज़ होते हैं, और दोनों चीज़ क्या है कि जो आईसीसी है ये रोम कंस्टिट्यूट किया गया था बेसिकली रोम इंस्टीट्यूट के थ्रू, ठीक है, रोम इंस्टीट्यूट के थ्रू। और जो आईसीजे जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो बेसिकली यूएन का चार्टर था, 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। उसका जो प्लेस है ना, दोनों का तो वैसे हेग नीदरलैंड में ही है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसका कंट्री कौन कौन सा है यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सेकेंड, चलो ठीक है। सो ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री ये ध्यान रख लो। तो अभी क्यों न्यूज में था, सबसे पहले ये देख लो। सो इसका समिट हुआ था, और कौन सा समिट हुआ है, 16 समिट हुआ है, 16 ब्रिक्स समिट हुआ है, कहाँ, तो रसिया कजान में हुआ, ठीक है। कजान, ये कजान भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लेसेस इन न्यूज के तौर पे, ठीक है। सो ये रसिया में हुआ है ब्रिक्स। और ये क्या है, ये बेसिकली अगर इसका हम लोग जेनेसिस का बात करते हैं, सो जिम ओ नील, ठीक है, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसका टर्म दिया था, ठीक है। सो जिम ओ नील करके थे, वो 2001 में टर्म्स दिए थे कि ब्रिक्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए इस तरह से। और इसमें क्या होता है कि ब्रिक्स फॉर्मलाइज करता है G8 आउटरीच समिट में, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये इस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें क्या था कि फर्स्ट जो ब्रिक्स समिट हुआ था ये रसिया में हुआ था, पहला ब्रिक्स समिट जो हुआ था रसिया में हुआ था, कब हुआ था, 2009 में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है। देखो इसमें अगर मेंबर का बात करते हैं ना, तो 5 जो है ना, ये बेसिकली इसका फाउंडिंग मेंबर हम लोग बोल सकते हैं कि 5 जो है फाउंडिंग मेंबर हैं। कौन कौन से, तो इंडिया तो है ही, ठीक है, चाइना भी है, ब्राज़ील है, और रसिया है, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिक्स में आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि साउथ अफ्रीका, जो ब्रिक्स मतलब ब्रिक पहले था, प्लस एस आया, और एस क्या है, साउथ अफ्रीका, ये कब आता है, 2010 में, ठीक है। नए मेंबर हैं, तो नया मेंबर जो अभी बना है वो तो इंपॉर्टेंट है ही। कौन कौन सा है ये ध्यान रख लो। सो इथियोपिया है, ठीक है, इजिप्ट है, ठीक है, ईरान हो गया, यूएई है, ठीक है, और कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। सो इस तरह से आपको ये ध्यान रख लेना है इन सारे
कंट्री के नाम, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इथियोपिया हो गया, इजिप्ट हो गया, और ये न्यूज़ में भी रहा है, बहुत इथियोपिया न्यूज़ में रहा है, तो आपको ध्यान रख लेना है। तो ब्रिक्स का ये मेंबर हो जाता है। चलो ठीक है। अगर और इसमें देखें कुछ, तो सऊदी अरबिया जो है ना, एक सेकेंड, सऊदी अरबिया बेसिकली इसको अभी क्या किया है कि अब फॉर्मल डिसीजन अभी नहीं लिया है। अगर बात करते हैं 2024 तक एंड तक, तो वो बोला था कि हम लोग 2024 के एंड तक डिसीजन लेंगे कि हमको और क्या करना है, ज्वाइन करना है नहीं करना है, इस तरह से। तो इस तरह से इसमें हो जाता है। देखो ब्रिक्स पार्टनर कंट्री का अगर बात करते हैं तो ये भी थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो। तो बेलारूस हो गया, बोलीविया हो गया, क्यूबा हो गया, ठीक है, कजाकिस्तान हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, युगांडा हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, नाइजीरिया हो गया, ठीक है। सो ये सारे जो है ना, ये इसके मेंबर कंट्री हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है। देखो इसका सेक्रेटेरिएट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो बताओ सेक्रेटेरिएट इसका कहाँ है? तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका कोई भी ऐसा परमानेंट, नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। सो ये ध्यान रख लेना है ब्रिक्स का। तो चलो ठीक है। देखो इसका लेकिन एक और चीज़ इसमें खास बात यह है जिससे कि बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक है NDB, ठीक है, NDB यू नो वेरी वेल कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। सबसे पहले तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगर बात करते हैं तो ये हेडक्वार्टर इसका संघाई चाइना में देखने को मिलता है, ठीक है। संघाई चाइना, बीजिंग मत करना, संघाई चाइना में करना, ठीक है। और ये इसका इसका क्या काम है, तो जो भी ऐसे जो ब्रिक्स कंट्री होते हैं, ठीक है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे इक्वालिटी इंश्योर करना है सभी मेंबर के बीच में, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ADB। तो NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। सो ये ध्यान रख लो। तो ठीक है। और देखो ब्रिक्स क्या था कि अपना एक पैसा लेकर के आने का काम कर रहे हैं कि चलो हम लोग अपने आप में एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, अपने करेंसी में। उसका नाम क्या था? सो ब्रिक्स पे करके था, ठीक है। तो एक बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव था कि एक बेसिकली ये क्या है, तो जो ब्रिक्स पे है ना, ब्रिक्स पे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रख सकते हो। देखो अब चलते हैं, इसका देख लेते हैं आसियान के बारे में। सो आसियान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये क्या है कि अभी जो है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल PM जो है ना, ये पार्टिसिपेट किए थे 21st आसियान समिट में, ठीक है। सो इंडिया आसियान समिट, देखो एक आसियान समिट अलग होता है और एक आसियान इंडिया समिट अलग होता है, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना। ये कहाँ पे अभी हुआ है जो 21st आसियान इंडिया समिट हुआ है? ये बेसिकली लाओ PDR में हुआ है, ठीक है, वियंतियान में, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो इस कारण से ये न्यूज़ में था। इसका देखो अगर हम बात करते हैं आसियान का, तो हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? सो इंडोनेशिया जकार्ता में है, ठीक है। इंडोनेशिया जकार्ता में इसका हेड क्वार्टर है आसियान का। और ये इस्टेब्लिश किया गया था कब? 1967 में, ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया था आसियान कंट्री। और इसको एक और नाम से बोलते हैं आसियान को, बैंकॉक डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन, ये भी ध्यान रख लो। देखो मैं जो बोल रहा हूँ बस वही यहाँ पे तो शायद ही दिख रहा होगा, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट, जो कि आप एज अ रिविजन एज सुन सकते हो, बस वो काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर भी इसका बोलते हैं। इसमें देखो ये 5 पहले जो जब इनिशिएट किया गया था, तो इसमें 5 कंट्रीज थे, और 5 कंट्रीज कौन कौन थे? सो इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, ठीक है, सिंगापुर था, और थाईलैंड था। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। सो इतने 5 कंट्री थे, ये माइंड में रख सकते हो, ओके। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इसमें अभी प्रेजेंटली अगर बात करते हैं, वो करेंट में पूछता है तो कितने हैं? 10 कंट्रीज अभी हैं प्रेजेंट में, ठीक है। सो ऐसे ध्यान रखो कि इसमें कितने हैं? 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसके डबल इसके मेंबर है, ठीक है। तो ये 10 मेंबर अभी देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, ये डेली डायलॉग एक करके है, तो इसके अंदर में तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इतना माइंड में रख सकते हो। देखो इसमें बहुत सारे डायलॉग पार्टनर हैं। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, EU हो गया। तो इंडिया यही डायलॉग पार्टनर है ना, इसी वजह से इंडिया समिट में भी पार्टिसिपेट करता है इसमें, ठीक है। और न्यूजीलैंड हो गया, रशिया हो गया, रशिया फेडरेशन हो गया, UK US हो गया, ठीक है। तो इस तरह से। और बेसिकली आसियान का अगर बात ही करते हैं तो जो भी ऐसे अगर बात कर लें, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट पड़ते हैं, ठीक है, लाइक पैसिफिक रीजन के किनारे और थोड़ा सा, हाँ पैसिफिक बोल लो, तो वो सारा का सारा कंट्री इसमें आसियान में आ जाते हैं। लाइक इसका अगर हम लोग बात करते हैं, सो लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, ठीक है, सिंगापुर, इंडोनेशिया भी हम लोगों ने अच्छे से इसको देखा है, ठीक है। देखो एक और चीज़ है ना कि इसका रीजनल फोरम एक करके है, आसियान रीजनल फोरम। तो आसियान रीजनल फोरम इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। ये इंडिया ज्वाइन करता है इसको 1996 में, इसको, सो आसियान रीजनल फोरम को। तो ये भी ध्यान रख लेना है कि आसियान रीजनल फोरम जो है ना, उसको इंडिया ज्वाइन किए हुए है, ठीक है। इसमें 27 ऐसे मेंबर्स कंट्री देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 10 तो आसियान मेंबर ही हैं। इसमें सो आसियान रीजनल फोरम का मैं बात कर रहा हूँ, आसियान
रीजनल फोरम ARF का, ठीक है। सो इसमें तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एक है आसियान फ्यूचर फोरम करके, ठीक है। सो आसियान फ्यूचर फोरम जो है ना, ये अभी रिसेंट में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, ये 2023 में ही। सो ये जो वियतनाम जो है ना, ये प्रपोज किया था आसियान फ्यूचर फोरम को लेकर के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया क्या है इसका, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से ये बन के आता है कि आसियान का कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है, या फिर बोल सकते हैं कौन सा ऐसा फोरम है जिसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। सो आसियान फ्यूचर फोरम का जो है ना, इंडिया मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। बाकी तो ऐसे इसका आसियान का मेंबर, फाउंडिंग मेंबर था नहीं, ठीक है। उसमें 5 ही मेंबर थे। चलो ठीक है। तो एक देखो ईस्ट एशिया समिट करके है, वो क्या था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, इन्होंने बेसिकली 19th ईस्ट एशिया समिट में जो जकार्ता में हुआ था उसको अटेंड किए थे, इस कारण से न्यूज़ में था। और ये अगर ईस्ट एशिया समिट का बात करते हैं तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में, ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में ये इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ ऐसे 18 मेंबर्स हैं, और 18 मेंबर्स में इसका इसका काम क्या है, तो बेसिकली ये किस तरह से जो डायलॉग ऑन स्ट्रेटजिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशू है उस पे कैसे लीडर्स आते हैं, उस पर बात करते हैं, इसका इसका काम है, ठीक है। और बाकी जो है इसमें 18+ जैसे कि मैंने बताया मेंबर है। आसियान तो है ही, प्लस में ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है, इंडिया है, ठीक है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है, और रसिया US है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देखो एक अटीगा कर गया, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सेकेंड। देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो जो कंटेंट है फ्लडेड विद कंटेंट ही है, विद इंफॉर्मेशन। सो बी पेशेंट एंड लिसन केयरफुली, ठीक है। सो देखो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड एग्रीमेंट करके है, ठीक है। अटीगा जिसको बोलते हैं, ठीक है, अटीगा, ये आसियान का इनिशिएटिव है। और ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, 2009 में, ठीक है। और इसका अगर और बात करें इम्पोर्टेंट, तो इंडिया जो है ना, इंडिया इसके साथ ट्रेड डिफिसिट है आसियान के साथ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है इकोनॉमिक पॉइंट से। चलो ठीक है, अब चलते हैं इम्पोर्टेंट सार्क के बारे में देख लेते हैं। तो सार्क कंट्री, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये ध्यान रख लो। देखो ये सार्क इस वजह से न्यूज में था क्योंकि RBI ने अनाउंस किया था एक सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉर 2024 2027। तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो किसके साथ RBI ने किया है, तो सार्क करेंसी स्वैप। तो देखो कुछ और भी करेंसी स्वैप हैं, ठीक है, एग्रीमेंट जो इंडिया के साथ इंडिया ने किया है। एक तो ब्रिक्स है जो अभी हम लोगों ने देखा था, फिर इंडिया जापान बायलेटरल है, ठीक है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। और फिर अदर है लाइक इंडिया UAE हो गया, फिर इंडिया श्रीलंका हो गया। तो इस तरह से देखने को मिलता है। सार्क के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सो सार्क बेसिकली काठमांडू इसका नेपाल से हेडक्वार्टर है, सेक्रेटेरिएट है, ठीक है। और इसमें बेसिकली एक ढाका के चार्टर में इसको इस्टेब्लिश किया था, तो उतना इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रख लो। ये 1985 में काठमांडू नेपाल में ये इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसमें मेंबर मेंबर ध्यान रख लो, ठीक है, सार्क का। एक तो इंडिया हो जाएगा, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। सो इतने सारे कंट्री जो है ना, ये सार्क के मेंबर हैं, ठीक है। सो कितने हो गए बताओ, 8 टोटल कंट्री हैं, ठीक। तो 8 टोटल कंट्री हैं सार्क के, आसियान के 10 थे, ठीक है। और बाकी तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ठीक है। हम्म, देखते हैं अब इम्पोर्टेंट, आगे चलते हैं नेक्स्ट। बिम्स्टेक के बारे में देख लो, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ही। तो इन्होंने अभी क्या है कि एक लीगल पर्सनालिटी अक्वायर किया है बिम्स्टेक चार्टर के बाद। तो इस कारण से न्यूज़ में था ये। तो चलो ठीक है। देखो जो बिम्स्टेक है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, ठीक है। तो ये नाम से ही पता चलता है कि टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो जितने भी ऐसे बे ऑफ बंगाल के साइड के कंट्री हैं वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका अगर बात करते हैं तो हेड क्वार्टर ये ढाका बांग्लादेश में देखने को मिलता है, ठीक है। और बेसिकली ये 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये किसके अंदर, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर किया गया था, ठीक है। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब देखते हैं इसमें मेंबर कंट्री, तो बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान, तो इसको तो हम लोग देखे ही हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है। देखो अब चलते हैं क्वाड देख लेते हैं, ठीक है। सो क्वाड,
क्वाड क्या है कि क्वाड में मेंबर सबसे पहले देखो तो यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया और जापान हो गया, ठीक है। तो इसको और कैसे स्ट्रेंथन करना है क्वाड एक्ट के ला करके, ठीक है। तो एक पास किया गया है इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान कोऑपरेशन, जिसको कि क्वाड एक्ट भी एक तरह से बोलते हैं, कि क्वाड एक्ट को और कैसे स्ट्रेंथन करना है, इसके लिए लाया गया था। सो न्यूज़ में था, बट हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि कितने कंट्री हैं, ठीक है, और इसके अंदर और क्या आता है। देखो एक है ना, इसमें इम्पोर्टेंट है, ये जो अडॉप्ट किया गया था किसके अंदर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है विलिंगटन डिक्लेरेशन, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है, विलिंगटन डिक्लेरेशन के अंदर ये क्वाड को इस्टेब्लिश किया था। जिस तरह से बिम्स्टेक को बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर, तो क्वाड को विलिंगटन डिक्लेरेशन के अंदर किया गया था, ठीक है। देखो इंडिया होस्ट करेगा 2025 क्वाड लीडर्स समिट, ठीक है। सो जनवरी में ही करेगा, ये पहले का न्यूज़ है, तो ये ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है, 2025 का। सो 20 ईयर्स हुआ है, तो इस कारण से भी ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्वाड, ठीक है। तो चलो ठीक है। अब चलो इसमें कुछ ना, क्वाड में अगर हम लोग बात करते हैं तो इतने मेंबर तो हैं ही, और ये किस तरह से जो सिक्योरिटी डायलॉग है इसको ये डील करते हैं चाइना को टैकल करने के लिए, जो बीआरआई प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये सब लाया गया है, ठीक है। सो इस कारण से ये था। देखो ये एक स्क्वाड है, ठीक है, क्वाड के साथ साथ एक स्क्वाड है, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्क्वाड किसका इनिशिएटिव है, किसने लाया है, तो ये 2024 में यूएस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक तरह से इनिशिएटिव है, यूएस ने लाया है। और स्क्वाड में सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इसका मेंबर है नहीं। क्वाड का तो है, बट इसका इंडिया मेंबर नहीं है। स्क्वाड क्या है, न्यू 4 वे सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, जिसमें कि यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिलीपींस हो गया एंड जापान इसमें शामिल है। अब चलते हैं ऑकस का देख लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वाड हो गया, क्वाड हो गया, ऑकस देखते हैं। ऑकस का अगर हम लोग बात करते हैं, सो ऑकस कंप्लीट किया है 5 ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। और इसका देखो ये बेसिकली कब लाया गया था, सो 2021 में ऑकस इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसको ये भी इसका इनिशिएटिव लाया गया था बेसिकली 3 वे स्ट्रेटजिक डिफेंस अलायंस को लेकर के, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और यूएस है, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये आपको ध्यान रख लेना है, इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ऑकस का मेंबर नहीं है, स्क्वाड का मेंबर नहीं है, क्वाड का मेंबर है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके इसका है। ए से एयू से ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर ए से ऑस्ट्रेलिया रख सकते हैं, यूके से यूके है ही एंड यूएस है, तो इस तरह से इसका इनिशिएटिव है। अब चलो चलते हैं ये देखो, आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है जानना, ये देख लेते हैं, ठीक है। एक तो है कि ये 2022 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, 2022 में। और ये टोक्यो में इस्टेब्लिश किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रख लेना है। इसके कुछ ऐसे की पिलर्स हैं, लाइक ट्रेड हो गया, सप्लाई चेन हो गया, रेजिलियंस, सप्लाई चेन रेजिलियंस हो गया, क्लीन इकोनॉमी हो गया, फेयर इकोनॉमी हो गया, ये सब है। इंडिया जो ना, इसका ध्यान ये रख लेना है कि इंडिया ज्वाइन किया है बेसिकली सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड ईयर फेयर इकोनॉमी, ठीक है। फेयर इकोनॉमी एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस को ही ज्वाइन किया है, जो इसका जो चार ऐसे स्ट्रक्चर, 4 पिलर हैं, उसमें से 2 ही को इंडिया ने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो चलो ठीक है। देखो आईपीएफ इनिशिएटिव का अगर बात करते हैं, सो एक अप स्किलिंग इनिशिएटिव है, क्रिटिकल मिनरल डायलॉग है, कोऑपरेटिव वर्क प्रोग्राम है, तो ये सब आईपीएफ का ही है, ठीक है। तो सबका अलग अलग फंक्शन है, सबका अलग अलग काम है, बट इतना काफ़ी है हमारे लिए। अब देखते हैं आईमेक। आईमेक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी न्यूज़ में रहा है, बट इस बार हाईली चांसेस है कि पूछ सकते हैं, ठीक है। सो चलो ठीक है। ये इसमें इसमें ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ में था बेसिकली, क्योंकि ये जो मिनिस्टर थे एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने CII इंडियन मेडिटेरेनियन बिजनेस कॉन्क्लेव को बेसिकली एड्रेस किया था, ठीक है। तो उसको बताया था कि किस तरह से जो ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए किस तरह से कॉर्नर स्टोन की तरह से इमर्ज होकर के आ रहा है आईमेक, इसके लिए ये था बेसिकली। सो इसका जेनेसिस का अगर हम लोग बात करते हैं, सो ये 2023 में ही इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, लाया गया था G20 जो समिट हो रहा था, इसी को लेकर के, ठीक है। तो इसी के साइडलाइन में बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया था। आईमेक अगर बात करते हैं ना, ये अभी का नहीं है, ये बहुत पहले का है, ये 2007 का एक पीजीआईआई करके है। पीजीआईआई इट मीन्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है, उसी के अंदर से ये आइडिया निकल करके आया था, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए कौन कौन से कंट्री हैं इसमें, ठीक है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लो।
देखो आईमेक जो है ना बेसिकली ये कनेक्ट करता है इंडिया हो गया, ठीक है, यूएई हो गया, इंडिया यूएई, सऊदी अरबिया हो गया, ठीक है, और वी कैन से इज़राइल हो गया, फिर उधर चला जाता है यूरोप साइड में, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रीस। तो देखो सबसे कुछ कुछ ऐसे इसको ऐसे पूछागा कि कुछ एक पोर्ट है लाइक कौन से जगह को कनेक्ट करता है, तो यूएई में एक जबेल अली है, ठीक है, जबेल अली, और एक है अल गुवाफत, ठीक है। सो इन दोनों को कनेक्ट करता है यूएई में। सऊदी अरबिया में भी है, रियाद हो गया, हराद हो गया, ये सऊदी अरबिया में। जॉर्डन भी जाता है, ठीक है, और इसराइल भी, इसराइल का जो हाइफा पोर्ट है ये इस बार इंपॉर्टेंट है, तो उसको कनेक्ट करता है। एंड फिर उसके बाद ग्रीस चला जाता है उधर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। तो इस तरह से दो रीजन इसमें देखने को मिलते हैं। अब चलो चलते हैं संघाई कोऑपरेशन एससीओ देख लेते हैं, ठीक है। तो एससीओ अभी 24th समिट हुआ था बेसिकली, ठीक है, 24th समिट। और ये एससीओ कहाँ हुआ, तो अस्ताना में हुआ, अस्ताना कजाकिस्तान में। तो इस कारण से ये इम्पोर्टेंट था। देखो इसमें क्या है कि अभी रिसेंटली बेलारूस ने ज्वाइन किया था, बेलारूस ये एज अ 10th मेंबर, ठीक है, एससीओ का। तो ये इंपॉर्टेंट है, बेलारूस ने ज्वाइन किया है। देखो इसमें इसका अगर बात करते हैं हेड क्वार्टर एससीओ का, तो ये बीजिंग चाइना में देखने को मिलता है, ठीक है, चाइना बीजिंग में। ये एससीओ ना, ये समिट बेसिकली स्टार्ट किया गया था 2021 में, जो समिट था संघाई समिट, उसी टाइम पे ये लाया गया था। बाई रसिया था इस टाइम पे, चाइना, किर्गिज किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारे मिल करके इसको स्टार्ट किए थे। एससीओ में 10 मेंबर कंट्री हैं, ठीक है, इसमें 10 मेंबर कंट्री हैं। लाइक अगर हम लोग इसका नाम ले तो जैसे चाइना हो गया, रसिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस। तो ये जितने भी अभी ना, बेलारूस अभी 24 में ज्वाइन किया था, एंड ईरान 2023 में ज्वाइन किया था, ठीक है, ईरान। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। सो ये कंट्री है, बस दो को ध्यान रखो कि 2023 में ईरान, एंड बेलारूस अभी रिसेंट 2024 में ज्वाइन किया था। तो इस कारण से अब चलो चलते हैं G7 कंट्री के बारे में देख लेते हैं। तो G7 कंट्री के बारे में अगर बात कर लें तो अभी रिसेंटली एक इसका समिट हुआ था, ये हुआ था अपुलिया में, ठीक है। तो अपुलिया भी इम्पोर्टेंट हो जाता है प्लेस, अपुलिया इटली में हुआ था, ठीक है। सो इसमें क्या है कि इंडिया पार्टिसिपेट किया था, ये बेसिकली 50th ग्रुप है ऑफ G7 समिट जो हुआ था, तो इस कारण से ये न्यूज़ में था, और इंडिया को इनवाइट किया गया था। तो बस यही है इसमें। देखो जैसा कि G7 जो कंट्री है इसमें, ये पहले G8 था, ठीक है, और G8 में रशिया था, बट रशिया जैसे ही क्रीमिया को एनेक्स करता है उसके बाद इसको बाहर कर दिया जाता है इससे, ठीक है। तो 2014 में क्रीमिया को एनेक्स किया गया था। और ये इस्टेब्लिशमेंट कब था किया गया था, तो 1975, बहुत पुराना है ये G7 जो इनिशिएटिव है, ठीक है। तो बस इतना ही जानना है। और जो G7 इनिशिएटिव जो भी हम लोगों ने देखा था कि ये PGIA जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वाला है, तो इसी के अंदर में था, ठीक है। सो इस तरह से आपको समझना है इस चीज़ को। देखो एक है नैम, नन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, ये किस तरह से टेररिज्म हो गया, ठीक है, वो सारा चीज़ को कैसे टैकल करना है इसके लिए बनाया गया था, और किस तरह से एक तरह पीस वगैरह मेंटेन करके रखना है, ये सारा चीज़ है। नैम जो है ना, ये क्यूबा रिमूवल्स को लेकर के बेसिकली था, इस कारण से न्यूज में था, ठीक है। सो यूनिलेटरल टेररिज्म के कारण ना, ये क्या था कि पहले इसको क्यूबा को रख दिया गया था, ठीक है, क्यूबा को इसके अंदर में, तो यूएस का एक लिस्ट है बेसिकली यूनिलेटरल टेररिज्म। तो वही था कि नहीं क्यूबा को हटाओ, बाहर करो, ठीक है, तो इस कारण से न्यूज में था। अगर बात करते हैं नैम का, तो ये 1955 में इस्टेब्लिश किया, बट इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं जनरली, ठीक है। तो चलो ठीक है। और ये स्टैब्लिश कहाँ किया गया था अगर हम लोग बात कर ले तो फर्स्ट नेम समिट जो है ना बेसिकली बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था, फर्स्ट नेम समिट, ठीक है। और बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। देखो ये कॉमनवेल्थ है क्योंकि ये 75th ईयर इसका हुआ, इस कारण से न्यूज में था। और ये लंदन डिक्लेरेशन 1949 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इंडिया रिप्रेजेंट करता है नियरली 60% कॉमनवेल्थ नेशंस के पॉपुलेशन में, ठीक है। तो समझ सकते हो, और फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है कॉमनवेल्थ का, ठीक है। बस इतना ही जानना ज़रूरी है। चलो ठीक है। अब चलो देखते हैं नाटो, ठीक है, नाटो तो इम्पोर्टेंट है ही। एक सेकेंड।
लेकिन नाटो से पहले गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है ना, इंडिया अभी ज्वाइन करता है मिनिस्ट्रियल मीटिंग में, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक डायलॉग टू ज्वाइंट एक्शन प्लान, ठीक है, 2024-2028 जो अडॉप्ट किया गया था, इसके लिए बेसिकली ये ज्वाइन किया था। तो इस कारण से न्यूज़ में है और ये इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन ये जानना जरूरी है कि इसका जो हेड क्वार्टर है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, ये रियाद में देखने को मिलता है, ठीक है। और 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसमें 6 गल्फ स्टेट हैं, लाइक वैसे भी हम लोग कॉमन सेंस से इसको समझ सकते हो, जैसे कि यूएई हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ओमान हो गया और कतर हो गया, ठीक है। तो इसमें ऐसे कंट्री देखने को मिलते हैं। तो बस इतना ही है। देखो नाटो के बारे में अगर बात करते हैं तो अभी रिसेंटली स्वीडन ने ज्वाइन किया था, इस कारण से न्यूज़ में था, एज अ 32nd मेंबर, ठीक है। सो स्वीडन ज्वाइन किया है और ये पहले पूछा भी गया है इस पे। तो इसका हेड क्वार्टर का बात करते हैं तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेड क्वार्टर है। इन 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के साथ, ठीक है। और इसमें अगर बात करते हैं 32 कंट्रीज का अलायंस है बेसिकली, और ये पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों अलायंस है, ठीक है। सो ऐसा पूछा जा सकता है कौन सा है, तो पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों अलायंस है 32 कंट्रीज़ का। 12 ऐसे फाउंडिंग मेंबर थे, ठीक है। और बेसिकली 2023 में फिनलैंड ज्वाइन करता है, ठीक है। और अभी क्या है कि स्वीडन ज्वाइन कर लेता है, तो इस कारण से न्यूज़ में था। चलो ठीक है, अब चलते हैं जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949, ठीक है। जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949, तो इसका भी 75th एनिवर्सरी था, इस कारण से न्यूज़ में था और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ठीक है, जिसको कि लॉ ऑफ वॉर और लॉ ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ये बेसिकली लिमिट करता है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट को लेकर के, जो ह्यूमैनिटेरियन रीज़न है उधर, वो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा है तो। और ये जेनेवा कन्वेंशन है 1949 का, इसमें ऐसे कुछ अदर की ट्रीटीज़ हैं, तो ये सब आपको ध्यान रख लेना है कि जेनेवा कन्वेंशन कितना इंपॉर्टेंट है और ये किसके लिए है, तो जो भी ऐसे पीस को मेंटेन करने के लिए आर्म्ड जो रिवेलियन हो रहे हैं या फिर उसको ह्यूमैनिटेरियन एरियाज़ में उसको कैसे टैकल करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, ठीक है। अब चलो चलते हैं अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, ठीक है, लाइक C10 और L69। ये C10 और L69 बेसिकली ये है, C10 है जो ये अफ्रीका का है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री का ये बेसिकली ग्रुपिंग है। और L69 जो है ना, ये भी है अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये इनका ये डिमांड है कि आप बेसिकली यूएन में रिफॉर्म लाओ, ठीक है। यूएन में रिफॉर्म को लेकर के ये है, तो बेसिकली ये है। लेकिन C10 ग्रुपिंग का अगर बात कर लेते हैं तो ये 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, 2008 में। इसमें आपको देखने को मिलेगा कुछ कंट्रीज हैं, लाइक अल्जेरिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, कैमरून हो गया, इजिप्ट, केन्या, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, ठीक है। तो इस तरह से ये सब कंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। L69 का बात करते हैं तो ये 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये 2008 में, और ये 2007 में L69 किया गया था। और ये L69 का क्या मोटो है कि UNSC मेंबर को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज जो भी हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इसमें है नहीं, तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए किया गया है। तो इस तरह से, और जो जनरल असेंबली का जो बेसिकली रिफॉर्म है उसको होना चाहिए, ये सब, तो इसका ये बात करते हैं, ठीक है। इंडिया जो है इसका मेंबर है L69 का, ये आपको ध्यान रख लेना है। C10 का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इंडिया L69 का मेंबर है। अब चलते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। तो इसका सबसे पहले तो ये देख लो कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो हेड क्वार्टर इसका जो है ये बर्न में देखने को मिलता है, ठीक है। और बेसिकली ये 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। सो अभी हम लोग का जो इंडिया ने सेलिब्रेट किया, तो इस कारण से न्यूज़ में था। और यूनिवर्सल पोस्टल सिस्टम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हो गया, और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में, ठीक है। और वो जो इंटरनेशनल यूनियन पोस्टल यूनियन है वो किया गया था 1874 में। तो इस तरह से जो है इंडिया जो है ये ओल्डेस्ट मेंबर है इसका, तो इंडिया मेंबर है, नो डाउट। चलो ठीक है। और ये पूछ सकता है कि UPU, क्योंकि ऐसे पूछता है, तो ये यूएन का एजेंसी है कि नहीं, तो एकदम बिल्कुल है, यूएन का स्पेशलाइज एजेंसी में ये आ जाता है, ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। 5 आई अलायंस का बात करते हैं, ठीक है, 5 आई अलायंस। तो ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कंट्री कौन कौन है। इंडिया तो सबसे पहला बात यह है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये ध्यान रख लो। बाकी अगर बात करते हैं तो US है, UK है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, और न्यूजीलैंड इसका मेंबर हो जाता है, ठीक है, 5 अलायंस का। देखो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है, ये किधर चला गया, देखो ये
वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। और ये क्या है कि इंडिया पार्टिसिपेट करता है इस 20+20 फोरम में, ठीक है। सो 2024 में जो इवेंट हुआ था, ये हुआ था स्विट्जरलैंड जेनेवा में। बट इसमें क्या खास बात, ये ध्यान रख लो कि ये बेसिकली 2 फेज में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। एक तो 2003 में, ठीक है, ये जेनेवा में, और एक किया गया फिर 2005 के तुनिस में, ठीक है। और ये बेसिकली ये ऑर्गेनाइज किया गया बाय दी यूनेस्को, यूएनडीपी और यूनेक्टेड, ठीक है। सो ये बहुत ध्यान रख लेना है, पूछ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि क्या ये एनजीओ तो नहीं है, ठीक है, बट ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। और इसमें और कुछ अगर खास बात करें हम लोग, तो ऐसा कुछ है नहीं, बट ये है। चलो ठीक है। हम्म। फिर नेक्स्ट क्या है, ओपेक प्लस, ठीक है। ओपेक प्लस ये क्या है, जो जो पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ना, उनको हम लोग बोलते हैं। इसका नाम से ही पता चलता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और इसका अगर हम लोग बात करते हैं ओपेक प्लस का, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था बेसिकली 2016 में, ठीक है। और जो ओपेक में वैसे 10 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इसमें शामिल है। इसमें अगर बात करते हैं तो इस्टेब्लिश किया गया था बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ये क्या है, ओपेक फॉर्मेशन हुआ था, बट ओपेक प्लस का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2016 में हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रख लेना है। जो ओपेक फॉर्मेशन जो था इन 1916 में, इस टाइम पे ईरान था, इराक था, कुवैत था, सऊदी अरबिया हो गया, ठीक है। तो सूडान हो गया, ब्रुनई हो गया, ये सारे मेंबर इसमें शामिल थे। हेड क्वार्टर का बात करते हैं ओपेक का, ओपेक का हेड क्वार्टर का, तो ये वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिलता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया वियना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं आसियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। एक तो एडीबी देखें, और देखते हैं आसियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में, ठीक है। सो ये क्या काम है इसका, फाइनेंस करना है इंफ्रास्ट्रक्चर टू एशिया और बियॉन्ड, ठीक है। ये पूछता है, ठीक है, ये पूछा भी गया है कि जो आसियान में जो है, ये क्या केवल इंडिया में है या फिर इंडिया से बाहर भी है, ठीक है। तो इट मीन्स कि मतलब केवल एशिया के हैं या फिर एशिया के बाहर का है, तो एशिया के बाहर के भी कंट्रीज इसमें शामिल है, ठीक है। सो ये ध्यान रख लो। ये 96 फुल मेंबर है, 14 जो ऐसे प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं, ठीक है। इंडिया भी इसका मेंबर है, ये ध्यान रख लो, ठीक है। तो बस इतना ही था। एक अरब लीग करके है जो कि लास्ट है अभी के लिए। और इसका अरब लीग का अगर बात करते हैं, हेड क्वार्टर तो कायरो इजिप्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये है बेसिकली, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, ठीक है। 1945 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल के अंदर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो अरब लीग से रिलेटेड है। अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल 1944 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें इंडिया जो है ना, ये ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पे है इंडिया। तो चलो ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे प्लेसेस इन न्यूज, ओवरऑल कवर कर लेंगे इसका, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और आई होप कि ये हेल्पफुल रहा होगा, और इसको एज अ रिविजन पर्पस यू हैव सीन इट, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।